हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मराठा साम्राज्य की। पिछली क्लास में हमने जाना था कि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाह आलम सम्राट बनता है तो वह साहू जी महाराज को रिहा कर देता है। साहू जी महाराज जिनको औरंगजेब ने कैद कर लिया था। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में की हैं। वहीं से आज की क्लास शुरू करते हैं। साहू जी महाराज जब रिहा हो जाते हैं शाह आलम की कैद से, तो वापस आते हैं मराठा साम्राज्य में। और मराठा साम्राज्य में उस समय कौन है तो शिवाजी द्वितीय वहाँ के बने हुए हैं छत्रपति, जो कि ताराबाई के पुत्र हैं। छोटे हैं उम्र में तो मुख्य शासन जो है ताराबाई ही चला रही हैं। तो साहू जी महाराज छत्रपति पद पर अपने दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन छत्रपति ताराबाई का पुत्र शिवाजी द्वितीय बने हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है साहू जी महाराज और ताराबाई के बीच में। इसमें ताराबाई हार जाती हैं। इसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। खेड़े के युद्ध में हार जाने के बाद साहू जी महाराज 1708 ईस्वी से लेकर 1749 ईस्वी तक छत्रपति के पद पर रहते हैं। और छत्रपति के पद पर रहते समय इसी काल में पेशवाओं का काल इसको कहा जाता है, क्योंकि इस काल के बाद मुख्य जो सत्ता है, मुख्य जो शासन है वो पेशवाओं के हाथ में आ जाता है। और छत्रपति की जो पदवी है वो केवल नाम की रह जाती है। एक तरह से छत्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं और पेशवा प्रधानमंत्री का काम करने लगते हैं। जैसा कि मैंने प्रशासन व्यवस्था में आपको समझाया था कि अष्ट प्रधान जो होते थे उसमें से पेशवा पद होता था जो संपूर्ण शासन व्यवस्था को संभालता था। तो अब पेशवा जो है वो मुख्य रूप से आने लगे हैं, शासन को पेशवा ही चलाने लगे हैं। छत्रपति जो है एक तरह से सेकेंडरी हो गए हैं, सेकेंडरी पद हो गया है। मुख्य पद प्रधानमंत्री का पद पेशवा का पद ही हो गया है। तो इसी क्रम में सबसे पहले पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 में। और इस समय पे छत्रपति कौन होंगे तो इस समय पे छत्रपति साहू जी महाराज ही होंगे। ठीक है, उन्हीं के अंडर में बनते हैं बालाजी विश्वनाथ पेशवा। और इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ पेशवा को पहला संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। और इन्होंने बहुत सारी सफलताएं मिली इनको इनको बहुत सारी युद्ध किए और इनको बहुत सारी सफलताएं मिली। इन्होंने एक मुख्य काम किया कि पेशवाओं की राजधानी पुणे को बना दिया और छत्रपति की राजधानी सतारा को बनाया गया और पेशवा की राजधानी पुणे को बनाया गया। मतलब अब पेशवा जो है वो पुणे में रहते हैं और छत्रपति जो है वो सतारा में रहते हैं। एक काम और करते हैं बालाजी विश्वनाथ क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि जो सैयद बंधु, जब मैंने आपको मुगल सत्ता के बारे में बताया था तो वहां पे बताया था कि सैयद बंधु थे। और सैयद बंधु जो हैं वो एक षड्यंत्र के तहत फर्रुख सियर को गद्दी से हटा देते हैं। और फर्रुख सियर को हटाने के बाद रफ़ी उद दरजात को मुगल सम्राट बना देते हैं। सैयद बंधु फर्रुख सियर को मुगल सम्राट के पद से हटाकर रफ़ी उद दरजात को सम्राट बना देते हैं। और इस काम में सैयद बंधुओं की मदद करते हैं बालाजी विश्वनाथ जो कि पेशवा हैं, मराठा के पेशवा हैं। और जब ये मदद करते हैं तो मदद के बदले में होती है दिल्ली की संधि। किसके बीच में? बालाजी विश्वनाथ के बीच में। बालाजी विश्वनाथ और रफ़ी उद दरजात के बीच में दिल्ली की संधि होती है। और इस संधि के तहत क्या होता है, मुगलों ने दक्कन पर अधिकार खो दिया। मतलब इस संधि के बाद मुगलों का दक्षिण से अधिकार खो जाता है। दक्कन जो है पूर्ण रूप से मराठाओं के अंदर में आ जाता है। और इस संधि को, दिल्ली की संधि को, मराठाओं का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये संधियां जो मैं आपको बता रहा हूँ मराठाओं वाली सीरीज के अंतर्गत, मराठा राज्य के अंतर्गत, इन संधियों का क्रम पूछा जाता है, कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में हुई। जब पूरा मराठा साम्राज्य हम खत्म कर लेंगे तो इन संधियों को अलग से एक बार हम पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के रूप में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इन संधियों का क्रम आपको याद हो जाना चाहिए। आप इन संधियों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दिल्ली की संधि को मराठाओं का मेघना काटा कहा जाता है। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र, देखिए अभी तक जो ये पेशवा का पद था वो पद जो है वंशानुगत नहीं था। मतलब पेशवा एक तरह से प्रधान, अष्ट प्रधान जो होते थे उसमें से एक पद था जिसको छत्रपति बनाते थे अपनी मर्जी से कि उस पद के लिए कौन उचित है उसको पेशवा बनाया जाएगा। जो न्याय मंत्री के पद के लिए उचित है उसको न्याय मंत्री बनाया जाएगा। इस तरह से एक पद था। लेकिन जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है और उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है तो ये पद जो है, पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। पहली बार पेशवा का पुत्र पेशवा बनता है बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी से 1740 तक। और ये वही बाजीराव हैं जो आपने पिक्चर देखी होगी, मूवी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव मस्तानी में जो बाजीराव हैं वही वाले बाजीराव ये हैं, बाजीराव प्रथम हैं ये, क्योंकि इनके बाद एक और बाजीराव आए इसलिए इनका नाम बाजीराव प्रथम है। और मस्तानी नामक एक स्त्री से इनका संबंध भी होते हैं। तो मस्तानी से जो संबंध थे जिनके, वो ये बाजीराव हैं जिनके ऊपर मूवी भी बनी है। तो बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक पेशवा बनते हैं। और उस समय छत्रपति कौन है तो उस समय छत्रपति कौन है? साहू जी महाराज। पेशवा का पद मैंने आपको बताया वंशानुगत हो गया, वंशानुगत हो जाता है। और बाजीराव प्रथम
पहले ऐसे मराठा थे जिन्होंने दक्कन से निकलकर, अभी तक दक्कन का क्षेत्र तो इनके अधिकार में आ गया था दिल्ली की संधि के तहत, लेकिन दक्कन से निकलकर उत्तर भारत की तरफ विस्तार करना शुरू किया। तो बाजीराव प्रथम ने उत्तर भारत की तरफ विस्तार करना शुरू किया और इसी क्रम में उन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड मुगलों से जीत लिया। मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही है। वहां पर कोई ऐसा सम्राट या ऐसा मुगल शासक नहीं है जो अपनी सत्ता को बचा सके, अपनी सत्ता को बढ़ा सके औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो उसी का फायदा उठाते हुए मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड मुगलों से जीत लेते हैं बाजीराव प्रथम। चलिए नक्शे पर हम समझने की कोशिश करते हैं कैसा साम्राज्य रहा होगा बाजीराव प्रथम का। बाजीराव प्रथम की मृत्यु होती है 1740 में और उस समय तक आते आते ये जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये पूरे का पूरा मराठा साम्राज्य हो जाता है। ये हरे वाला, ठीक है, हरे वाला जो है ये बाजीराव प्रथम के समय मराठा साम्राज्य है। और बाजीराव प्रथम के बाद इनके पुत्र बनते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जब पेशवा बनते हैं तो बालाजी बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्सर्ग पर होता है। मतलब सबसे बड़ा मराठा साम्राज्य जो था वो बालाजी बाजीराव के समय था और उसी समय पे पानीपत का तीसरा युद्ध भी लड़ा गया था। तो जो लाल रंग से आपको दिख रहा है ग्रीन प्लस रेड, ये तंजौर, कटक, यहाँ पे प्रयागराज, आगरा, दिल्ली, जयपुर, पंजाब, पेशावर, कश्मीर, ये पूरे का पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये बालाजी बाजीराव के अंतर्गत आता था। बालाजी बाजीराव के अंडर में आता था। इसमें दिल्ली भी सम्मिलित है, कश्मीर, पंजाब, पेशावर भी सम्मिलित है। पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान तक फैल गया है मराठा साम्राज्य। और यहाँ बंगाल में बैठे हुए अंग्रेज, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली उसी समय 1761 में इधर से आक्रमण करता है, पानीपत का तीसरा युद्ध, उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था बाजीराव प्रथम का साम्राज्य, मराठा साम्राज्य कितना बड़ा था और जब इनके पुत्र आएंगे बालाजी बाजीराव तो उनका मराठा साम्राज्य कितनी दूर तक, कहाँ तक फैला हुआ था। ये बात आप मैप पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमारे पेशवा कौन है? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क कौन है? निजामुल मुल्क वही है जब मैंने आपको निजाम साम्राज्य हैदराबाद राज्य बताया था, हैदराबाद, तो उस हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क ने ही करी थी। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो बाजीराव प्रथम का निजामुल मुल्क से भी युद्ध होता है और इस युद्ध में निजामुल मुल्क हार जाता है। इसको कहते हैं पाल खेड़ा का युद्ध। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पाल खेड़ा का युद्ध में निजामुल मुल्क हार जाता है। और जैसा कि मैंने आपको प्रशासन व्यवस्था में मराठाओं को समझाया है कि जो राज्य मराठा जीत लेते हैं उसको वापस उसी को दे देते हैं और उस पर लगा देते हैं चौथ, यानी रिवेन्यू का 1/4 भाग अब मराठाओं को देना पड़ेगा निजाम को, ठीक है। निजाम का राज्य उसको वापस कर दिया लेकिन बदले में उस पर चौथ लगा दी, 1/4 रिवेन्यू अब देना पड़ेगा। बाजीराव प्रथम जो है वो दिल्ली पर भी आक्रमण करते हैं, ठीक है। बाजीराव प्रथम जो है वो दिल्ली पर भी आक्रमण करता है और दिल्ली पर आक्रमण करते हैं 1737 ईस्वी में, 1737 में। और मोहम्मद शाह दिल्ली को छोड़, बादशाह जो मोहम्मद शाह है वो इस समय जब बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण कर रहे हैं तो बादशाह वहां पर कौन है? मुगल सुल्तान कौन है? वो है बादशाह है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को दिल्ली को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं कौन? बाजीराव प्रथम। मतलब दिल्ली भी इनके अंडर में आ जाती है। देखिए बाजीराव प्रथम ने एक काम किया था, एक मराठा परिसंघ की स्थापना करी। जब इन्होंने अपना राज्य उत्तर की तरफ बढ़ा लिया और निजामों को भी अपने अंदर में मिला लिया, दिल्ली तक ये पहुंच गए, तो एक मराठा परिसंघ की स्थापना करी इन्होंने। एक तरह से ग्वालियर में सिंधिया प्रधान, मराठा प्रधान जो ग्वालियर में थे वो सिंधिया थे, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले, बड़ौदा में गायकवाड़, पूना में पेशवा, ठीक है। ये छत्रपति के अंडर आते थे। और छत्रपति कहाँ पर थे? छत्रपति बैठे हुए थे सतारा में। तो सतारा में कुछ मराठा प्रधान होते थे, इसी कहते थे मराठा परिसंघ। ये मराठा परिसंघ है जिसकी स्थापना बाजीराव प्रथम ने करी थी। पूछा जाता है कि कहाँ का मराठा प्रधान कौन है, तो आपको याद करना है ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले, बड़ौदा में गायकवाड़ और पूना में पेशवा। ये आपको याद करना है, मैच द फॉलोइंग में आता है, मैच करने के लिए आता है। पूना के तो पेशवा हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ हैं, नागपुर में भोसले हैं, इंदौर के होलकर हैं और ग्वालियर के हैं सिंधिया। चलिए बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद जो है पेशवा कौन बनेगा? तो देखिए बाजीराव के भाई थे चिंपाजी अप्पा। बाजीराव प्रथम के भाई थे चिंपाजी अप्पा और चिंपाजी अप्पा का पुत्र था सदाशिवराव भाऊ। बाजीराव प्रथम की पत्नी का नाम था काशीबाई और एक स्त्री जिनके साथ उनके संबंध थे उनका नाम था मस्तानी। तो काशीबाई के दो पुत्र थे, बालाजी बाजीराव और दूसरे रघुनाथ राव, ठीक है। बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। और मस्तानी के पुत्र का नाम था शमशेर बहादुर, जिन्हें कृष्ण राव भी कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद जो पेशवा बनते हैं वो हैं बालाजी बाजीराव, जो 1740 से लेकर 1761 तक पेशवा रहे।
इनको नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। 1740 से 1761, 1761 मतलब पानीपत का तीसरा युद्ध। और बालाजी बाजीराव ने मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया और इस समय मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। ये मैंने आपको नक्शे में अभी दिखाया, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर किस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये मराठा साम्राज्य किसका है? ये है बालाजी बाजीराव का मराठा साम्राज्य। ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र है ये बालाजी बाजीराव के अंतर्गत आ रहा है। पूरा मराठा साम्राज्य है, तंजौर से लेके पेशावर तक, पंजाब से लेके कटक तक, आगरा, दिल्ली, जयपुर, पुणे और पूरा गुजरात, सब प्रयागराज, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आ रहा है। चरमोत्कर्ष पर है, सबसे बड़ा मराठा क्षेत्र इसी समय है। और उस समय पेशवा है बालाजी बाजीराव। कौन है पेशवा? बालाजी बाजीराव। चलिए, बालाजी बाजीराव की हम बात कर रहे थे। बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं, ठीक है। सर्वाधिक चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है मराठा साम्राज्य। और उसी समय क्या होता है, अब ये बालाजी बाजीराव जो है अपने साम्राज्य को अफगान क्षेत्र तक और सिख क्षेत्र तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सिख क्षेत्र, अफगान क्षेत्र तक बढ़ा लेते हैं। और इसी क्रम में उनका युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली से युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध होने के कारण बहुत सारे हैं, वो अगली वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। हम यहाँ पर इस वीडियो खत्म कर रहे हैं कि सर्वाधिक विस्तार किया बालाजी बाजीराव ने और इसी क्रम में उनका युद्ध हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली के साथ। और पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए बालाजी बाजीराव नहीं जाते हैं, नाना साहब नहीं जाते हैं। किसको भेजते हैं वो? तो अपने पुत्र, किसको? अपने पुत्र। इनका पुत्र है बालाजी बाजीराव का पुत्र है विश्वास राव। विश्वास राव जो इनका पुत्र है वो जाता है सेनापति बनकर। साथ में लड़ाई करने को मुख्य लीड कर रहे हैं सदाशिव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ कौन है? बाजीराव प्रथम के भाई जो थे चिंपाजी अप्पा, उनके पुत्र हैं सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। सदाशिव राव भाऊ यानी बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई हो गए एक तरह से ये। तो इस समय पानीपत के तीसरे युद्ध में सेनापति कौन है? बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वास राव। और युद्ध में सेना को लीड कौन कर रहे हैं? क्योंकि विश्वास राव की उम्र अभी कम है तो लीड कर रहे हैं सदाशिव राव भाऊ। और साथ में साथ देने के लिए गए हैं शमशेर बहादुर। तो अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जिन 3 लोगों ने मोर्चा संभाला था पानीपत के तीसरे युद्ध में वो थे सदाशिव राव, विश्वास राव और शमशेर बहादुर, ठीक है। सदाशिव राव, विश्वास राव और शमशेर बहादुर, ठीक है। सदाशिव राव, शमशेर बहादुर और इनका पुत्र विश्वास राव। और जो तोपखाना था वो संभाला था इब्राहिम गारदी ने। इब्राहिम गारदी कौन है? तो जैसे मैंने आपको बताया, जब ये उस हैदराबाद राज्य पर निजामों पर कब्जा कर लेते हैं तो वहां को निजामों का जो तोपखाना संभालने वाला बंदा है वो था इब्राहिम गारदी। और उस इब्राहिम गारदी को अपनी सेना में सम्मिलित कर लेते हैं। तो इस युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो मराठा हैं उनका तोपखाना इब्राहिम गारदी ने संभाला था। इब्राहिम गारदी कहाँ से आया? तो निजामों का तोपखाना संभालता था, वहां से सेना में सम्मिलित किया था। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है इब्राहिम गारदी का नाम। तो तोपखाना संभाल रहे हैं इब्राहिम गारदी, युद्ध लड़ रहे हैं सदाशिव राव, विश्वास राव और शमशेर बहादुर। और इस युद्ध में इन तीनों की ही, इन सब की मृत्यु हो जाती है। और ये युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। सदाशिव राव की, विश्वास राव की और शमशेर बहादुर की मृत्यु हो जाती है और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बालाजी बाजीराव और बालाजी बाजीराव की भी सदमे के कारण 1761 में मृत्यु हो जाती है। तो अभी आज की वीडियो में, आज की क्लास में हमने देखा कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद सदाशिव राव, विश्वास राव और शमशेर बहादुर की मृत्यु हो जाती है। जो राज्य अपने पीक पर था, चरमोत्कर्ष पर था, वो धीरे धीरे राज्य अब कम होने लगता है। इस युद्ध में कहा जाता है, पानीपत के तीसरे युद्ध में लगभग 75,000 लोग मारे गए थे मराठा, ठीक है। ऐसा कोई परिवार नहीं था, ऐसा कोई घर नहीं था जहां से एक सिपाही, मराठाओं के हर एक परिवार से एक सिपाही मारा गया। बहुत अधिक क्षति हुई मराठाओं को, आर्थिक रूप से क्षति हुई, अपना राज्य मराठाओं को खोना पड़ा। और हार का मुख्य कारण यह था कि मैं अगली वीडियो में तो आपको पानीपत के तीसरे युद्ध पर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। मुख्य कारण ये था कि पानीपत के तीसरे युद्ध में जो अवध के शासक थे शुजाउद्दौला, उन्होंने बालाजी बाजीराव का यानी मराठाओं का साथ नहीं दिया। उन्होंने किसका साथ दिया? अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के उस समय सम्राट थे, उन्होंने भी पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, मराठाओं का साथ नहीं दिया। मतलब एक तरफ से मराठे लड़ रहे थे और दूसरी तरफ से अहमद शाह अब्दाली के साथ थे शुजाउद्दौला अवध के नवाब और दिल्ली के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेना ने मिलकर मराठाओं की सेना को हराया था। हमारे देश के ही शासक थे, विदेशी सत्ता हमारे देश पर आक्रमण कर रही थी और हमारे देश की 2 मुख्य सत्ताएं अवध और दिल्ली
हमारे ही देश का साथ न देकर एक विदेशी आक्रमणकारी का साथ दे रही थी, जिसकी वजह से मराठाओं की हार हो जाती है। और हमने इतिहास में कई बार ये देखा है कि किस तरह से जब विदेशी हमलावरों ने भारत पर आक्रमण किया तो किस तरह से हमारे देश के लोगों ने ही, हमारे देश के राजाओं ने ही अपनों के ही खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसके कारण हमारे देश के राजाओं की, हमारे देश के शासकों की समय समय पर हार होती रही है। वही हार का यहाँ भी कारण है। देखिए, इतिहास को समझने के लिए आपको अपनी सोच विकसित करनी होगी। कौन सी घटना क्यों घट रही है, क्या हो रहा है, इस कारण को समझना होगा। ठीक इसी समय जब 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और 1761 में अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है, तो 1761 के बाद आपने देखा होगा बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। 1761 के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है कि नहीं होता, मैं आपको ऑलरेडी बंगाल वाले राज्य में पढ़ा चुका हूँ। 1764 में बक्सर का युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मीर कासिम आ गए थे किसके पास? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के पास। शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की सेना अंग्रेजों से लड़ती है। क्यों? क्योंकि अभी अभी शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय पानीपत के तीसरे युद्ध में जीत कर आए हैं। उन्हें लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, तो वो अंग्रेजों पर धावा बोल देते हैं। ये कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं और अंग्रेजों से वो बक्सर के युद्ध में हार जाते हैं। ये घटना हमने पढ़ी है किसमें? ये घटना हमने पढ़ी है बंगाल राज्य के अंतर्गत, जब हमने पढ़ा था आधुनिक इतिहास के अंतर्गत बंगाल राज्य का उदय। और उस समय पे अंग्रेज भी क्यों उत्तर दिशा में बढ़ रहे हैं? अंग्रेज उत्तर दिशा में इसलिए बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि मराठा हार चुके हैं। अगर मराठा हारे नहीं होते तो अवध राज्य पर, दिल्ली सल्तनत पर अंग्रेज कभी भी हमला नहीं बोल सकते थे। 1761 में क्योंकि मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार गए, आर्थिक रूप से बहुत उनको नुकसान हुआ, मराठा बैकफुट पर आ गए हैं, इसीलिए अंग्रेजों ने इस चीज़ का मौका ताड़ा और उन्होंने अवध राज्य पर और दिल्ली पर हमला बोला, यानी शुजाउद्दौला पर और शाह आलम द्वितीय पर हमला बोला। और बाद में शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ अलग अलग दो संधियां की, जिन्हें हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। और उस संधि के बाद पूरे का पूरा जो अवध क्षेत्र है वो भी एक तरह से अंग्रेजों के अंडर आ जाता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इतिहास में पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में, जब हमने बात करी थी अवध राज्य के बारे में और जब हमने बात करी थी बंगाल राज्य के बारे में। लेकिन वो कड़ियाँ मैं यहाँ पर आपको जोड़ रहा हूँ ताकि इतिहास में आपकी कड़ियाँ जुड़ जाएं। तो चलिए इस वीडियो को हम 1761 पर ही छोड़ देते हैं। बालाजी बाजीराव की पानीपत के तीसरे युद्ध में हार जाने की वजह से, सदमे की वजह से मृत्यु हो जाती है और युद्ध लड़ते समय सदाशिव राव, विश्वास राव और शमशेर बहादुर की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए इसके बाद मराठा राज्य में क्या होता है, मराठा साम्राज्य किस तरह फिर से अपने आप को खड़ा करता है और अपने साम्राज्यों को किस तरह से विस्तार देता है और अंग्रेजों से उनका क्या क्या युद्ध होते हैं, अंग्रेजों के साथ किस तरह झड़प होती है और क्या कारण रहते हैं मराठा साम्राज्य के समाप्त हो जाने के, ये सारी बात हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना खूब सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।